हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? શું હાલ છે તમારો? કસા है तुम्ही? के हाल चाल के मना छे? कैसे बा? ठीक है बा? मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। अर्जुन एकेडमी में नेक्स्ट चैप्टर जो चल रहा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। बात आगे ले चलते हैं सेल साइकिल सेल डिवीजन की स्टोरी को। हमने प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 रिलेटेड टू सेल साइकिल सेल डिवीजन में हमने इंटरफेस के 3 सब स्टेजेस G1 SG2 और कंट्रोल या रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल चेक पॉइंट्स के नाम पर बातें कंप्लीट कर लिया था। कुछ पॉइंट्स को जो है मेंशन करते हुए, कुछ न्यूमेरिकल को जो है यहां पर सॉल्व करते हुए मैं नेक्स्ट जो है फेज ऑफ सेल साइकिल माइटोटिक फेज, एम फेज या एक्चुअल डिवीजन फेज में एंटर करता हूं। थोड़ा समझिएगा, यहां पर मैंने बोला कुछ पॉइंट मेंशन कर देते हैं, जैसे G1 टू G0 और री इंटर इन सेल साइकिल is influenced by availability of mitogens and energy rich compound. Certain energy rich compounds, सर्टेन एनर्जी रिच कंपाउंड्स, यहां पर बेसिकली साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज का हम बात कर रहे हैं। सो जीवन में ऑल द प्रिपरेशन हो गया। नाउ जीवन के बाद सेल को क्विसेंट स्टेज में जाना है। क्विसेंट स्टेज में चला गया, वापस से उसको री एंटर करना है सेल साइकिल में। ये इन्फ्लुएंस होता है माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर या सब्सटेंसेस, माइट्रोजन या कुछ जो है एनर्जी रिच कंपाउंड अंडर नेम ऑफ मैं बोल सकता हूं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एक्सेट्रा डिसाइड करेंगे कि जीवन के बाद अवेलेबिलिटी ऑफ माइट्रोजन्स, अवेलेबिलिटी ऑफ जो है सर्टेन केमिकल कंपाउंड डिसाइड करेंगे कि जीवन के बाद G0 में जाना है, G0 में जा कोई सेल है तो वापस से जो है G1 SG2M री एंटर करना है या नहीं। ठीक है, और कुछ पॉइंट मेरे माइंड में चल रहा है, थोड़ा सुनिएगा। G1 to S transition, I need your attention here please. G1 to S transition, it is influenced by cell growth, it is influenced by nutrient availability, it is influenced by cell growth, nutrients availability etc. सुनिएगा, मैंने नेक्स्ट क्या बोला यहां पर, S2G2 transition, it is influenced by S2G2 transition influenced by again cell growth and DNA replication. S2G2 या इसको बेसिकली बोल दे G2 to M भी बोल सकते हैं। G2 to M मेन रहेगा, G2 से M में एंट्री इन्फ्लुएंस होगा, सेल का ग्रोथ अच्छे से हुआ है, डीएनए रेप्लिकेट हो चुका है या नहीं। आई नीड योर अटेंशन। मेटाफेज से एनाफेज में ट्रांजिशन एक चेक पॉइंट काम करता है। मेटाफेज से एनाफेज ट्रांजिशन आएगा आगे, जहां पर एनाफेज प्रमोटिंग सब्सटेंसेस, एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर काम करता है। तो मेटाफेज से एनाफेज में ट्रांजिशन इन्फ्लुएंस होता है अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर ओवर द क्रोमोसोम। मेंशन कर लेते हैं, नीड योर अटेंशन हियर प्लीज। मेटाफेज टू anaphase transition influenced by attachment of spindle fibers with chromosome। आगे आएगा, मैं इसको बताऊंगा। क्रोमोसोम एंड controlled by APC, anaphase promoting compounds, anaphase
प्रमोटिंग कंपाउंड्स। ठीक है, ये कुछ पॉइंट मेरे माइंड में थे जो है मेंशन कर दिया। ठीक है, ट्रांजिशन कैसे कंट्रोल होता है, कौन रेगुलेट होता है, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट बट स्टिल वी शुड नो। आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ये इरेज कर रहा हूं मैं थोड़ा। आइए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे मैंने पहला एक क्वेश्चन लिया, इफ, थोड़ा समझिएगा, इफ मदर सेल, नीड योर फुल अटेंशन हियर, इफ मदर सेल हैज 40 chromosomes, if mother cell has 40 chromosomes and 50 picogram DNA, 50 picogram DNA, need your full attention here, then tell number of chromosomes and amount of DNA इन। थोड़ा ये कहां पर बात कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ डीएनए इन। पहला मैंने लिया यहां पर G1 फेज में कितना रहेगा, दूसरा मैंने यहां पर लिया ग्रोथ 1 फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए एंड ग्रोथ 1 फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड अमाउंट ऑफ डीएनए। तीसरा मैंने आपसे पूछा पोस्ट एम फेज में कितना जो है अमाउंट ऑफ डीएनए और नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा। मैंने आपसे पूछा प्री जो है रेप्लिकेटिंग फेज में कितना अमाउंट ऑफ डीएनए नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा। फिर मैंने पूछा यहां पर प्री एस फेज में कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड अमाउंट ऑफ डीएनए रहेगा। मैंने आपसे पूछा रेप्लिकेशन फेज में कितना अमाउंट ऑफ डीएनए नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा। फिर मैंने आपसे पूछा जो है दैट सिंथेसिस फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड अमाउंट ऑफ डीएनए आप हमें जल्दी से बता दीजिए। फिर मैंने आपसे पूछा यहां पर पोस्ट G1 फेज में कितना अमाउंट ऑफ डीएनए और नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा, जल्दी से हमें आप बता दीजिए। मैंने फिर आपसे पूछा प्री G2 फेज में कितना अमाउंट ऑफ डीएनए और नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा, कैलकुलेट करिए। मैंने आपसे पूछा ग्रोथ 2 फेज में कितना अमाउंट ऑफ डीएनए और नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा। फिर मैंने आपसे पूछा यहां पर जो है पोस्ट रेप्लिकेशन फेज में कितना अमाउंट ऑफ डीएनए और नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा। फिर मैंने पूछा आपसे जो है प्री माइटोटिक फेज में कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम और अमाउंट ऑफ डीएनए रहेगा। फिर मैंने आपसे पूछा यहां पर पोस्ट एस फेज में कितना अमाउंट ऑफ डीएनए और नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा। फिर मैंने आपसे पूछा जो है ग्रोथ 2 फेज में कितना अमाउंट ऑफ डीएनए और नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा। इतने सारे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ डाले एक जो है डेटा देके। ठीक है, सो नीड योर फुल अटेंशन। कोई भी लैंग्वेज में आपसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम और अमाउंट ऑफ डीएनए मदर सेल का देकर आपको किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा देखिएगा यहां पर अगर मैं आंसर की बात करूं तो हमें गिवन क्या है, थोड़ा समझिएगा। गिवन है 2n इज इक्वल टू 40 क्रोमोसोम्स एंड 2c इज इक्वल टू 50 पिकोग्राम डीएनए। 2c इज इक्वल टू जो है 50 पिकोग्राम डीएनए। गिवन में मदर सेल, अगर जो है सेल यहां पर जो मदर सेल है हैप्लॉइड के लैंग्वेज में अगर क्वेश्चन देना होगा तो मेंशन करेगा, अदरवाइज हमें इन जनरल डिप्लॉइड ही लेना होगा। मदर सेल ये होता है 2n to C इंटरफेज में, बिफोर डिवीजन, बिफोर बिगिनिंग ऑफ इंटरफेज, जो बिफोर बिगिनिंग ऑफ G1S G2 नॉन डिवाइडिंग फेज में जो है मदर सेल 2n to C होता है। तो 2n इज इक्वल टू 40 पिकोग्राम डीएनए और 2n इज इक्वल टू 40 क्रोमोसोम, 2c गिवन है 50 पिकोग्राम डीएनए। बात समझा? G1 फेज, ग्रोथ 1 फेज, पोस्ट एम फेज, प्री रेप्लिकेशन फेज, प्री एस फेज, ये सारे के सारे स्टोरी हैं जो है G1 फेज के। तो G1 फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम और अमाउंट ऑफ डीएनए के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होता है। तो यहां पर 2n to C, यहां पर भी 2n to C, यहां पर भी 2n to C कंडीशन रहेगा, यहां पर भी 2n to C कंडीशन रहेगा।
ठीक है। लेकिन जैसे ही प्री एस फेज, ठीक है, ये भी जो है जीवन का है, तो यहां पर भी 2n2c कंडीशन रहेगा। रेप्लिकेशन फेज एस फेज को बोलते हैं, यहां पर अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, यहां पर क्या रहेगा 2n4c। रेप्लिकेशन फेज को एस फेज भी नाम देते हैं, सिंथेसिस फेज, तो यहां पर 2n4c। पोस्ट जीवन मतलब अगेन एस फेज को ही मैं बोल रहा हूं 2n4c। प्री G2 फेज मतलब अगेन मैं जीवन एस फेज को ही हाईलाइट कर रहा हूं 2n4c। ग्रोथ 2 फेज मतलब अब मैं G2 फेज में आ गया, जब एस फेज में 2n4c आ गया है तो यहां पर भी 2n4c कंडीशन चलेगा। रेप्लिकेशन फेज के बाद G2 फेज ही आता है, 2n4c कंडीशन चलेगा। प्री माइटोटिक फेज, माइटोटिक फेज के पहले G2 फेज आता है, यहां पर भी 2n4c कंडीशन चलेगा। एस फेज के बाद अगेन G2 फेज आता है, 2n4c कंडीशन चलेगा। और समझा, ग्रोथ फेज, ग्रोथ 2 फेज, अच्छा इसको G2 फेज ले लेते हैं, 2 बार आ गया है, ठीक है, तो जो है यहां इन जनरल में मेंशन कर देता हूं G2 फेज। G2 फेज में कंडीशन अमाउंट ऑफ डीएनए और नंबर ऑफ क्रोमोसोम को लेके क्या रहेगा 2n4c। हमें दिया गया है 2n इज इक्वल टू 40 क्रोमोसोम्स, 2c इज इक्वल टू 50 पिकोग्राम। पॉइंट समझा? तो यहां और थ्रू आउट जीवन फेज जितने भी अलग अलग टर्म्स जीवन फेज को लेके मेंशन है, वहां पर मदर सेल के पास जो कंडीशन है वही जीवन फेज में रहेगा। उसके बाद जितने भी अलग अलग टर्म्स एस फेज में है, वहां पर अमाउंट ऑफ डीएनए आप डबल कर देंगे, बिकम 100 पिकोग्राम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। जितने भी अलग अलग टर्म्स मैंने जो है G2 फेज को लेकर रखे हैं, वहां पर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाएगा 2c का डबल 4c इज इक्वल टू 100 पिकोग्राम। ये न्यूमेरिकल हो जाएगा, ठीक है। एक और छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा, इफ थोड़ा सुनिएगा, इफ 30 क्रोमोसोम्स, इफ 30 क्रोमोसोम्स and 60 picogram, 30 क्रोमोसोम्स एंड 60 पिकोग्राम डीएनए प्रेजेंट है इन एस फेज, इन एस फेज, ठीक है, देन फाइंड आउट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड अमाउंट ऑफ डीएनए इन। थोड़ा आइए समझिए, पहला क्वेश्चन मैंने यहां पर रखा इन रेप्लिकेशन फेज बताइए कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम और अमाउंट ऑफ डीएनए रहेगा। दूसरा क्वेश्चन मैंने रखा प्री एस फेज में कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम और अमाउंट ऑफ डीएनए रहेगा। फिर मैंने तीसरा क्वेश्चन रखा पोस्ट एम फेज में कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम और अमाउंट ऑफ डीएनए रहेगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा प्री एम फेज में कितना अमाउंट ऑफ डीएनए और नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा। पांचवा क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा पोस्ट रेप्लिकेशन फेज में कितना अमाउंट ऑफ डीएनए और नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा। फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन रखा G2 फेज में कितना अमाउंट ऑफ डीएनए और नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा। फिर मैंने रखा यहां पर G1 फेज में कितना अमाउंट ऑफ डीएनए और जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेगा। ये कुछ क्वेश्चन है। तो याद जो है आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में हर एक फेज के अलग अलग नाम बता दिए हैं। रेप्लिकेशन फेज मतलब एस फेज ही होता है, प्री एस फेज का मतलब G1 फेज, पोस्ट एम फेज का मतलब G1 फेज, प्री एम फेज का मतलब G2 फेज, पोस्ट रेप्लिकेशन का मतलब G2 फेज। ये G2 और G1 है ही। तो सुनिएगा, अगर आंसर यहां पर मैं फाइंड आउट करूं तो एस फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम और अमाउंट ऑफ डीएनए कितना रिप्रेजेंट होता है। एस फेज में जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n और 4c अमाउंट ऑफ डीएनए रिप्रेजेंट होता है। 2n हमें दिया है 30 क्रोमोसोम, 4c दिया है हमें 60 पिकोग्राम ऑफ डीएनए, ठीक है। एस फेज का ही दूसरा नाम है रेप्लिकेशन फेज, सेम जाएगा, ठीक है। जीवन जहां पर है, जीवन में क्या होता है 2n 2c, G2 में क्या क्या होता है 2n 4c, ठीक है। G2 में अगेन यहां पर 2n 4c कंडीशन होगा, जीवन में 2n 2c कंडीशन होता है, 2n 2c कंडीशन होता है। तो क्या मैं बोलूं, एस फेज में 30 क्रोमोसोम है तो जीवन और G2 में जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो जो है इंक्रीज नहीं होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट रहता है। जीवन फेज में एस फेज के कंपेयर में हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए कर देंगे, G2 में तो सेम कंडीशन जाएगा।
पॉइंट समझा? तो ये थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा, ना समझे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट पूछिए, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, इरेज कर रहा हूं मैं। सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड अमाउंट ऑफ डीएनए किसी भी फेज में दे के नेक्स्ट फेज के नाम, अलग अलग नाम के ऊपर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। G1 फेज में इतना क्रोमोसोम इतना डीएनए, तो जो है आगे के फेज में बताइए। G2 फेज में इतना क्रोमोसोम इतना डीएनए, तो पीछे के फेज में बताइए। अलग अलग नाम से क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा, क्या नाम है, अलग अलग सिनोनिमस जो नेम्स हैं। मैं ले चल रहा हूं स्टोरी को आगे। सेल साइकिल में प्रिपरेशन और डिवीजन दो पार्ट होते हैं। प्रिपरेशन पार्ट को हमने इंटरफेज बोला, कंप्लीट कर लिया। स्टार्ट करता हूं मैं यहां पर एम फेज। नेक्स्ट हेडिंग माइटोटिक फेज भी इसको नाम देते हैं, माइटोटिक फेज। इसको जो है हम लोग जो है डिवीजन फेज नाम देते हैं, डिवीजन फेज। समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पर जो है पता चलेगा डिवीजन कैसे होता है, कैसे नए सेल्स बनते हैं। डिवीजन फेज इट इज एक्चुअल फेज वेयर सेल विल डिवाइड, इट इज एक्चुअल फेज वेयर सेल विल डिवाइड। डिवीजन फेज टोटल सेल साइकिल का 5% टाइम लेता है। ह्यूमन के लैंग्वेज में 1 आवर टाइम स्पेंड होगा डिवीजन फेज में। इन जनरल बात किया जाए तो 30 मिनट से 3 आवर्स का टाइम लेता है इन जनरल। सो है डिवीजन फेज, ठीक है। तो मेंशन करते हैं कुछ पॉइंट, बात पकड़ेंगे आगे जाके। हमने क्या बोला, एक्चुअल फेज, एक्चुअल फेज वेयर mother cell divides, where mother cell divides into new cells या daughter cells, into new cells या daughter cells, ठीक है। ये एम फेज बेसिकली माइटोसिस के लैंग्वेज में होता है। आगे जाके मैं एम फेज को 2 टाइप में डिवाइड कर दूंगा, माइटोसिस एंड मियोसिस। क्वेश्चन में केवल एम फेज के रेफरेंस में अगर बात हो रही है तो हम माइटोसिस को ही इमेजिन करेंगे। दो एम फेज इट इज ऑफ 2 टाइप, माइटोसिस एंड मियोसिस। क्वेश्चन में एम फेज आया है, ऑप्शन बना दिया गया है। अब हमें जो है, हमको तो पता है कि एम फेज 2 टाइप का होता है, तो हम माइटोसिस और मियोसिस दोनों को पकड़ के जो है जस्टिफाई करना चाहेंगे, ऑप्शन को नहीं। एम फेज बेसिकली कनेक्ट होता है माइटोसिस से, ठीक है। बात आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा समझते हैं। इन ह्यूमन सेल, in human cell it takes 1 hour time, ठीक है। इन जनरल मेंशन कर देते हैं, इन जनरल एम फेज कंप्लीटेड इन 30 minutes to 3 hours डिपेंड ऑन टाइप ऑफ सेल। एम फेज एक ऐसा फेज है जहां पर द प्रिपरेशन डन इन द इंटरफेज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डॉटर सेल्स। मेंशन करते हैं पॉइंट, ठीक है। ड्यूरिंग एम फेज थोड़ा समझिएगा, प्रिपरेशंस डन इन इंटरफेज, preparation done in G1S and G2 are equally distributed in daughter cells। आइए समझिए, नेक्स्ट लाइन पहले भी सुन चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैंने क्या बोला, एम फेज रिप्रेजेंट मोस्ट ड्रामेटिक फेज। बहुत ड्रामा होगा। क्या ड्रामा होगा, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के साथ हम बातें करेंगे। It represents most dramatic phase of cell cycle, most dramatic phase of cell cycle। M phase completed into 2 steps। M phase का या डिवीजन फेज का पर्पज क्या है, जो भी मदर सेल ने G1S G2 में प्रिपेयर किया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है न्यू सेल्स में। 2 स्टेप में जो है एम फेज कंप्लीट होगा, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ले चलते हैं बात आगे। आइए थोड़ा, मैंने क्या बोला यहां पर, एम फेज कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेप्स या 2 स्टेजेस। The first one is
karyokinesis. Second one is cytokinesis. Karyokinesis and cytokinesis. It represent division of nucleus. Division of nucleus. This results in formation of daughter nuclei. Daughter nuclei. Cytokinesis, it represent division of cytoplasm. Division of cytoplasm. This results in formation of new cells. New cells या daughter cells. Daughter cells. माइटोटिक फेज में न्यूक्लियस का डिवीजन इनडायरेक्ट होता है. माइटोसिस फेज में, एम फेज में, लेट इट बी माइटोसिस फेज, माइटोसिस डिवीजन के थ्रू हो रहा है या मियोसिस डिवीजन के थ्रू हो रहा है. द न्यूक्लियस अंडरगो मेनी मोर चेंजेस, नॉट डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा. सो यहां पर कैरियोकाइनेसिस इट रिप्रेजेंट, कैरियोकाइनेसिस में देयर इज indirect division of nucleus. There is indirect division of nucleus as nucleus goes for many changes. अच्छा, डायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन क्या होता है, ये हम माइटोसिस के लैंग्वेज में जो है एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर पढ़ेंगे. सो एम फेज, माइटोटिक फेज, डिवीजन फेज, मैं फिर से बोल रहा हूं, एम फेज, माइटोटिक फेज या डिवीजन फेज को कनेक्ट किया जाता है माइटोसिस से. आगे मैं समझाऊंगा. ये आप अपने माइंड के बैकग्राउंड में जो है मेमोराइज करके रखिए. वेल, डिवीजन फेज मोस्ट ड्रामेटिक फेज है, शॉर्ट टाइम लेता है, 1 आवर इन ह्यूमन सेल कंप्लीट हो जाता है. यहां पर जो है डिवीजन फेज में मदर सेल अपने प्रिपरेशन को डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट करेगा. 2 स्टेजेस में न्यूक्लियस का डिवीजन होगा. न्यूक्लियस के डिवीजन के समय क्या मैं बोलूं, ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस chromosomes are distributed, and during division of cytoplasm and cell organelles are distributed. ठीक है, इरेज करके कुछ पॉइंट मेंशन करते हैं. सुनिएगा मैंने क्या बोला यहां पर, कैरियोकाइनेसिस results in distribution of chromosomes या genetic material in daughter cells. नीड अटेंशन यहां पर मैंने क्या बोला, साइटोकाइनेसिस results in distribution of cytoplasm and cell organelles in the daughter cell. वेल, जैसे हमने साइटोप्लाज्म बोला, एवरीथिंग इंक्लूडेड है. साइटोप्लाज्म में ऑल द बायोमोलिक्यूल्स, ऑल द कंपाउंड, ऑल द मिनरल एक्सेट्रा, प्लस सेल ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म में ही इंक्लूडेड है. मैं थोड़ा सेल ऑर्गेनेल को हाईलाइट कर दिया सो दैट क्लियर रहे. डिवीजन फेज शॉर्ट टाइम में कंप्लीट होगा. मोस्ट ड्रामेटिक फेज है. 2 स्टेजेस में जो है सेल डिवाइड हो जाएगा. पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा. न्यूक्लियस डिवीजन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, जहां पर जो है मदर सेल के पास जो है जेनेटिक मटेरियल होगा, क्रोमोसोम होगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. एंड साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म इन टर्म्स ऑफ ऑल द केमिकल कंपाउंड, सेल ऑर्गेनेल एक्सेट्रा डॉटर सेल में. पॉइंट समझे कि नहीं? तो पॉइंट मैं बोल सकता हूं, वैसे तो मैंने बोला भी है, ठीक है. कैरियोकाइनेसिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, साइटोकाइनेसिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स. ठीक है, ये मैंने जो है प्रीवियस पॉइंट में मेंशन कर दिया है, नहीं किया है तो प्लीज जो है कैरियोकाइनेसिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई एंड साइटोकाइनेसिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स. बात आगे ले चलते हैं. बेस्ड ऑन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डिवीजन फेज में क्या हो रहा है क्रोमोसोम के साथ. डिवीजन फेज में क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन डॉटर सेल्स में कैसे हो रहा है, उसके बेसिस पर 2 टाइप का डिवीजन फेज हो सकता है.
अगर डिवीजन फेज में मदर सेल के पास जितना क्रोमोजोम है उतना ही क्रोमोजोम डॉटर सेल को डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो ऐसे टाइप ऑफ डिवीजन फेज को हम माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन बोलेंगे। और मदर सेल के पास जितना क्रोमोजोम है उसका हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम डॉटर सेल को डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो ऐसे डिवीजन फेज को, टाइप ऑफ डिवीजन फेज को हम मियोसिस या मियोटिक डिवीजन नाम देंगे। दो टाइप में डिवीजन फेज को मैं डिवाइड कर रहा हूं, दो टाइप का डिवीजन फेज बेस्ड ऑन द क्रोमोजोम, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ क्रोमोजोम, इरेज करके मेंशन करते हैं। बात आगे ले चल रहे हैं। मैंने क्या बोला? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स या बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोजोम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोजोम्स। सुनिए समझिए, यहां पर मैंने बोला सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, बेटर टू से एम फेज, बेटर टू से डिवीजन फेज, सेल डिवीजन या एम फेज या माइटोटिक फेज या डिवीजन फेज, इट इज ऑफ टू टाइप्स। समझेंगे, अच्छे से समझेंगे सारी स्टोरी को। मैं फिर से जो रिवाइज कर लूंगा, कहीं पर कुछ पॉइंट नहीं अटकने देंगे। एक है इक्वेशनल डिवीजन, एक है इक्वेशनल सेल डिवीजन और दूसरा है रिडक्शनल सेल डिवीजन, रिडक्शनल सेल डिवीजन। सारी बातें समझेंगे। एक है इक्वेशनल सेल डिवीजन, दूसरा है रिडक्शनल सेल डिवीजन। इट इज कॉल्ड माइटोसिस, इट इज कॉल्ड माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। एंड रिडक्शनल डिवीजन इट इज कॉल्ड मियोसिस, इट इज कॉल्ड मियोसिस या मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन। माइटोसिस और मियोसिस को हम बहुत डिटेल में सारे स्टेप्स क्लियर करने वाले हैं। कुछ माइटोसिस और मियोसिस से रिलेटेड एक जो है डिफरेंशिएशन टेबल बना के कुछ इनके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे इनकी स्टोरी हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। थोड़ा समझते हैं। ये इरेज कर रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने यहां पर मेंशन किया माइटोसिस और मैंने मेंशन किया मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस को हम डिटेल में फिलहाल डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं। डिटेल में डिफरेंशिएशन आप खुद ही कर ले जाओगे। माइटोसिस और मियोसिस में 15, 20, 25 डिफरेंशिएशन पॉइंट्स आप लिख ले जाओगे जब आपको माइटोसिस और मियोसिस समझ में आ जाएगा। माइटोसिस और मियोसिस को हम थोड़ा हाईलाइट कर रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। इट रिप्रेजेंट्स इक्वेशनल डिवीजन। क्लियर करूंगा मैं। इट रिप्रेजेंट्स इक्वेशनल डिवीजन। यहां पर मैंने बोला इट रिप्रेजेंट्स रिडक्शनल डिवीजन, इट रिप्रेजेंट्स रिडक्शनल डिवीजन। बात समझिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में मैं बोलने वाला हूं ये इक्वेशनल और रिडक्शनल डिवीजन का मतलब थोड़ा समझिएगा। नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स रिमेन सेम इन डॉटर सेल्स, इन डॉटर सेल्स as compared to mother cell। मदर सेल के विथ रेफरेंस टू मदर सेल लिख दे, एज कंपेयर टू मदर सेल या विथ रेफरेंस टू मदर सेल, विथ रेफरेंस टू मदर सेल। मदर सेल के रेफरेंस में नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है इक्वेशनल डिवीजन हो गया, डॉटर सेल को सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम मिलेगा। यहां पर मैंने बोला विथ रेफरेंस टू मदर सेल, विथ रेफरेंस टू मदर सेल। number of chromosomes reduces half, number of chromosomes reduce half in daughter cells। सारी बातें करेंगे in daughter cells। आइए समझिए मैंने क्या बोला। यहां पर जो है माइटोसिस, Mitosis, it is also called somatic cell division. It occurs in somatic cell, body cell और meiosis basically जो है माइटोसिस बॉडी सेल और रिप्रोडक्टिव सेल दोनों में होता है। मियोसिस केवल रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। थोड़ा सुनिएगा, माइटोसिस के लिए पॉइंट मैंने बोला यहां पर माइटोसिस, थोड़ा सुनिएगा। सेल परफॉर्मिंग माइटोसिस, सेल
performing mitosis, cell performing mitosis called mitocyte, and यहां पर मैंने बोला cell performing meiosis called myocyte. I need your attention. मैंने यहां बोला mitosis mostly occurs in somatic cells या body cells, ठीक है. can also occur in reproductive cells. कैसे होगा बाद में हम समझेंगे जब माइटोसिस को जो है डिटेल में जाएंगे. मियोसिस, नीड अटेंशन हियर, मियोसिस occurs only in reproductive cells. Meiosis occur only in reproductive cells. Reproductive cells को हम generative cells भी नाम देते हैं. generative cells को हम germ cells भी नाम देते हैं. Equational division, reductional division, number of chromosome remains same in the daughter cell with reference to mother cell. Number of chromosome reduces off in daughter cell with reference to mother cell. यहाँ mitocyte perform mitosis, myocyte perform meiosis. myocyte, ठीक है, मियोसाइट परफॉर्म्स मियोसिस. और यहां पर ये बेसिकली जो है सोमैटिक सेल में होता है, रिप्रोडक्टिव सेल में भी हो सकता है, लेकिन मियोसिस केवल रिप्रोडक्टिव सेल में होगा. और कुछ पॉइंट मेंशन करते हैं यहां पर, थोड़ा आइएगा समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं. माइटोसिस, नीड योर अटेंशन, माइटोसिस occurs both in haploid and diploid cells. Meiosis occurs only in diploid cells. Mitosis, it results in growth and development. It results in multiplication of cells. Meiosis, it results in formation of gametes. आइए थोड़ा समझते हैं, बहुत सारे पॉइंट यहां पर समझ जाएंगे, फिर डिटेल में तो जाना ही है. मैंने क्या बोला, माइटोसिस ये वन स्टेप प्रोसेस. मियोसिस इट इज टू स्टेप प्रोसेस. समझेंगे, सारे पॉइंट समझेंगे. माइटोसिस इट प्रोड्यूसेस टू डॉटर सेल्स. Meiosis it produces four daughter cells. Mitosis it is called homotypic division, also called homotypic division. Due to number of chromosome equally distributed, it is called heterotypic division. यहां पर मैं कुछ हाइलाइटिंग पॉइंट मेंशन कर रहा हूं, पूरा डिटेल में डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूं. हेटेरोटाइपिक डिवीजन, कुछ पॉइंट माइटोसिस और मियोसिस से रिलेटेड क्लियर हो जाए, इरेज करके कुछ और पॉइंट मेंशन कर लेते हैं. तो देखिएगा यहां पर मदर सेल अगर डिप्लॉइड है तो ये वन स्टेप माइटोसिस करेगा और दो डॉटर सेल्स बनाएगा, दोनों डिप्लॉइड होंगे. मदर सेल अगर हैप्लॉइड है तो ये वन स्टेप में माइटोसिस करेगा, दो डॉटर सेल बनाएगा, दोनों हैप्लॉइड होंगे. लेकिन मियोसिस में मदर सेल ऑलवेज डिप्लॉइड होंगे, ये दो स्टेप में मियोसिस करेगा. पहला स्टेप होगा मियोसिस वन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ टू सेल्स. ये मियोसिस वन एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन है. विथ रेफरेंस टू क्रोमोसोम. जो सेल्स बनेंगे वो हैप्लॉइड हो जाएंगे. मियोसिस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मियोसिस दो स्टेप में कंप्लीट होता है. उसका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया. जो सेल मिलेंगे इन सेल्स को हम डॉटर सेल नाम देके डायड सेल्स नाम देंगे. दोनों डायड सेल
दोनों डायड सेल ये करेंगे मियोसिस 2 और मियोसिस 2 रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स। मियोसिस 2 रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। ठीक है, मियोसिस 2 सेकंड स्टेप हो गया। तो यहां पर मुझे मिला डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स। आई नीड योर अटेंशन, मियोसिस 2 ये इक्वेशनल डिवीजन होता है, हम बाद में बताएंगे, थोड़ा यहां पर मेंशन करते हुए क्लियर करते हुए बात आगे बढ़ा रहे हैं। ये इक्वेशनल डिवीजन है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो गया हाफ मियोसिस 1 में, तो क्यों जो है जरूरत पड़ी मियोसिस 2 परफॉर्म करने का, क्यों जो है मियोसिस 2 स्टेप में होता है, मियोसिस के डिटेल में हम आपको जस्टिफाई कर देंगे मियोसिस 2 क्यों करना पड़ा। जब मियोसिस का काम है नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ करना, मियोसिस 1 में ही हाफ हो गया, तो सेकंड स्टेप मियोसिस 2 क्यों किया सेल ने, बात की बात है। So based on what occurring with the chromosome during the M phase, division phase, mitotic phase, क्रोमोसोम के साथ मदर सेल के पास जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है ड्यूरिंग एस फेज जो रेप्लिकेशन हुआ उसका डिस्ट्रीब्यूशन डॉटर सेल्स में कैसा हो रहा है, इक्वल नंबर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हाफ द नंबर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। माइटोसिस मियोसिस, माइटोसिस जिसने किया माइटोसाइट बोला उसको, मियोसिस जिसने किया मियोसाइट बोला उसको। माइटोसिस हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल में होगा, ये केवल डिप्लॉइड सेल में होगा। माइटोसिस मोस्टली सोमैटिक सेल में होगा, रिप्रोडक्टिव सेल में भी हो सकता है, ये केवल और केवल मियोसिस जो है रिप्रोडक्टिव सेल में होगा। माइटोसिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, मियोसिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। माइटोसिस सिंगल स्टेप प्रोसेस है, मियोसिस 2 स्टेप प्रोसेस है। मियोसिस 4 डॉटर सेल देगा, माइटोसिस 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस करेगा। तो ये थोड़ा हमने माइटोसिस और मियोसिस को हाईलाइट कर लिया। अब माइटोसिस और मियोसिस 2 टाइप का सेल डिवीजन डिटेल में चलते हैं। पहला मैं लेता हूं माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन, द वेरी फर्स्ट टाइप। इरेज करता हूं इसको। थोड़ा ये समझते हैं डिटेल ऑफ माइटोसिस, डिटेल ऑफ माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन, डिटेल ऑफ माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन। बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान इधर मेंटेन करके रखिएगा। पहला हेडिंग इसमें लिया, हाउ कैन माइटोसिस डिफाइंड, डिफिनेशन रखा। माइटोसिस इट रिप्रेजेंट इक्वेशनल डिवीजन वेयर द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स ऑफ मदर सेल क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन द डॉटर सेल्स। थोड़ा मेंशन करते हैं, इट रिप्रेजेंट्स माइटोसिस, it represents an equational division, an equational division where replicated chromosomes, where replicated chromosomes of mother cell, where replicated chromosome of mother cell distributed quantitatively and qualitatively equal या equally in the daughter cells, इन द डॉटर सेल्स। जिस क्वालिटी के क्रोमोजोम है मदर सेल के पास, जितने नंबर में है क्रोमोजोम मदर सेल के पास, उस क्वालिटी के क्रोमोजोम और उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोजोम जाएंगे इन द डॉटर सेल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माइटोसिस। कैसे बताएंगे हम, ठीक है। सो माइटोसिस इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेल्स जो आपस में सेम होते हैं, जो है एज वेल एज जो मदर सेल्स के भी सिमिलर होते हैं। तो मैंने बोला यहां पर, आई नीड योर अटेंशन, mitosis results in formation of structurally and genetically similar daughter cells। हम बोल सकते हैं माइटोसिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोन सेल्स। माइटोसिस से जो सेल बनेगा वो सेल शेप, साइज, केमिकल कंपाउंड, क्रोमोसोम, एवरीथिंग को लेकर सेम रहेंगे। माइटोसिस प्रोड्यूसेस क्लोन सेल्स, मेंशन कर सकते हैं यहां पर, माइटोसिस प्रोड्यूसेस क्लोन सेल्स। जो सिस्टम जो डॉटर सेल्स बनेंगे दे आर सिमिलर, इनको हम क्लोन सेल्स भी नाम दे सकते हैं।
समझेंगे, बहुत सारी बातें समझेंगे। माइटोसिस हेल्प इन, थोड़ा सुनो सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आ गया। माइटोसिस यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन को मेंटेन करेगा। मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करेगा। मेंशन करते, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन याद आ गया। माइटोसिस in unicellular organism, mitosis in unicellular organisms help in maintenance of population, ठीक है, production of progenies and in multicellular organism and in multicellular organisms mitosis results in growth and increase in number of cells। माइटोसिस को मैंने इक्वेशनल डिवीजन बोलते हुए जस्टिफाई किया कि माइटोसिस के बाद जो डॉटर सेल बनेंगे वो स्ट्रक्चरली और जेनेटिकली सिमिलर होंगे, उनके पास उतना ही क्रोमोसोम होगा, उसी क्वालिटी के क्रोमोसोम होंगे जितना क्रोमोसोम और जिस क्वालिटी के क्रोमोसोम मदर सेल में है। बात समझा कि नहीं? तो ये कुछ पॉइंट हमने मेंशन किए, बात आगे ले चलते हैं। डिफिनीशन थोड़ा आते हैं, माइटोसिस को और आगे ले चलते हैं। मैंने बोला अकरेंस, माइटोसिस कहां कहां होगा, ठीक है। माइटोसिस मोस्टली अकर इन सोमैटिक सेल, माइटोसिस मोस्टली अकर्स इन सोमैटिक या वेजिटेटिव सेल्स, so also called somatic division। वो बॉडी के वो सेल जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बॉडी के वो सेल जो गैमेट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, उन जो है सेल्स को हम सोमैटिक सेल बोलते हैं। बॉडी के वो सेल जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम रिप्रोडक्टिव सेल्स नाम देंगे। गोनैड्स रिप्रेजेंट रिप्रोडक्टिव सेल्स, गोनैड्स के सेल जहां पर टेस्टिस और ओवरी आएगा, एक्सेप्ट टेस्टिस एंड ओवरी, एक्सेप्ट प्लांट के लैंग्वेज में फ्लावर, बाकी समझते हैं। यहां पर सोमैटिक सेल, नीड योर अटेंशन। in animals mitosis generally occurs in diploid cell, ठीक है। also occurs in few haploid cells of social insects like honeybees, ants, etc। ठीक है। honeybees, ants, etc में बेसिकली ड्रोन, जिसको हम बोलते हैं मेल हनी बी, ये हैप्लॉइड होता है। सो यहां पर माइटोसिस के थ्रू गैमेट्स बनते हैं। इन ड्रोन या मेल हनी बी जो हैप्लॉइड होता है, माइटोसिस results in gamete formation। ड्रोन या मेल हनी बी में माइटोसिस, बेसिकली ऑल द एनिमल्स दैट डिप्लॉयड, इसलिए इन जनरल डिप्लॉयड सेल में ही होता है माइटोसिस। एक्सेप्शन के नाम पे आ गया, प्लांट में हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों टाइप के सेल में माइटोसिस होगा। मेंशन करते हैं इरेज करके, थोड़ा समझिएगा मैंने क्या बोला। इन प्लांट्स माइटोसिस occurs both in haploid and diploid cells, ठीक है। माइटोसिस इन प्लांट्स माइटोसिस occurs in मेरिस्टेमेटिक cells
रूट के टिप पर रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट के टिप पर शूट एपिकल मेरिस्टेम, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। देन जो है स्टेम के सेल, रूट के सेल, ठीक है, लीफ के सेल, फ्लावर के सेल्स, सीड एंड फ्रूट के सेल्स, ऑल द सेल्स जो है सीड एंड फ्रूट सेल्स सब जो है माइटोसिस करके अपना ग्रोथ करेंगे। तो सुनिएगा यहां पर प्लांट्स में, नीड योर अटेंशन प्लीज, प्लांट्स में दो टाइप के मैं मेरिस्टेमेटिक सेल की बात कर रहा हूं। एक है यहां पर प्राइमरी मेरिस्टेम, समझेंगे, एक है प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम जो है दो टाइप के होते हैं, एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, मैं क्या बोल रहा हूं मैं बोल बताऊंगा, और दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, नीड योर अटेंशन। मेरिस्टेम का मतलब याद रख लीजिए डिवाइडिंग सेल्स। प्लांट में हाइट में इंक्रीज करने वाले सेल्स जो है मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। ऐसे सेल नॉट हाइट में इंक्रीज करने वाले, प्लांट के बॉडी में वो सेल जो डिवाइड कर ही रहे हैं, डिवाइडिंग ग्रुप ऑफ सेल्स को मेरिस्टेमेटिक सेल बोलते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम ये ड्यूरिंग इनिशियल ग्रोथ, ड्यूरिंग इनिशियल या प्राइमरी ग्रोथ प्लांट के बॉडी में डेवलप होते हैं, जिसमें दो टाइप के मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये हाइट में इंक्रीज करते हैं। दे हेल्प इन, आई नीड योर अटेंशन प्लीज, हेल्प इन इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन हाइट या लेंथ। सो वो ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल, प्लांट में वो ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल जिनके डिवीजन से प्लांट के बॉडी में नए 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 सेल्स ऐड होते रहेंगे की वजह से प्लांट का हाइट, वर्टिकल हाइट या हॉरिजॉन्टल हाइट, मेन जो है स्टेम और रूट के लैंग्वेज में वर्टिकल हाइट, ब्रांचेस के लैंग्वेज में हॉरिजॉन्टल हाइट इंक्रीज हो रहा है। सो उनको हम बोलेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम। दो टाइप के, एक जो है एपिकल और इंटरकैलरी। ज्यादा जो है यहाँ पर टेंशन मत लीजिए, ये मैं थोड़ा जो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड बात कर ले रहा हूं। यहां पर होता रहेगा माइटोसिस। और थोड़ा सुनिएगा सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, नीड योर अटेंशन। सेकेंडरी मेरिस्टेम दो टाइप के हैं, एक है वैस्कुलर कैम्बियम, एक है वैस्कुलर कैम्बियम और दूसरा है कॉर्क कैम्बियम। अभी के लिए ये सारे जो है टर्म्स थोड़ा मेमोराइज करिए, जब जो है आएगा एनाटॉमी ये क्लियर हो जाएगा। सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ जो है आते हैं, डेवलप होते हैं इन द प्लांट बॉडी। और ये सेकेंडरी मेरिस्टेम दे हेल्प इन इंक्रीज, नीड योर अटेंशन प्लीज, हेल्प इन इंक्रीज इन गर्थ या विड्थ ऑफ प्लांट, गर्थ या विड्थ। सो प्लांट का ग्रोथ हो रहा है वर्टिकल, नए नए सेल्स ऐड हो रहे हैं प्लांट के बॉडी में। प्लांट के बॉडी में नए नए सेल्स ऐड करने वाले को हमने मेरिस्टेमेटिक सेल बोला। प्लांट जब प्राइमरी ग्रोथ का, प्लांट जब हाइट में इंक्रीज हो रहा है तो उसको हमने प्राइमरी ग्रोथ बोला। उस समय जो डिवाइडिंग सेल डिवाइड हो रहे हैं माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होंगे, वो है एपिकल और इंटरकैलरी, दो टाइप प्राइमरी मेरिस्टेम का। फ्यूचर में स्टेम का गर्थ इंक्रीज होता है, रूट का गर्थ इंक्रीज होता है। उस समय जो ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल स्टेम एंड रूट का गर्थ इंक्रीज कर रहे हैं, उन डिवाइडिंग सेल को हम सेकेंडरी मेरिस्टेम नाम देते हैं। दो जो है टाइप के सेकेंडरी मेरिस्टेम है, एक वैस्कुलर कैम्बियम, दूसरा कॉर्क कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम या कॉर्क कैम्बियम दे आर इन्वॉल्व्ड इन इंक्रीजिंग गर्थ ऑफ द स्टेम एंड रूट, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेकेंडरी मेरिस्टेम। में भी होगा माइटोसिस, इसमें भी होगा माइटोसिस, पॉइंट समझा। सो ये जो है माइटोसिस हर एक प्लांट पार्ट्स में होंगे, कुछ को हमने यहां पर हाईलाइट किया। टर्म्स को थोड़ा मेमोराइज करिए, बाकी चीजें जो है दिमाग में जो है मत इमेजिन करिए, आएगा कहीं ना कहीं क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं इरेज करके, थोड़ा बात समझिएगा। इन एनिमल्स थोड़ा सुनिएगा, माइटोसिस अकर्स in zygote cell to form embryo, ठीक है। in later stage of life mitosis occurs in specific parts या in specific cells like stem cells and bone marrow cells,
प्लांट में तो जो है, प्लांट का जो है लीफ ग्रो हो रहा है, रूट ग्रो हो रहा है, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट साइज में ग्रो हो रहे हैं, तो ग्रोथ होता है। नीड योर अटेंशन, किसी भी प्लांट के ऑर्गन का ग्रोथ उसके सेल के ग्रोथ पर डिपेंड नहीं करता, सेल के नंबर इंक्रीज हो रहा है माइटोसिस के थ्रू। आई नीड योर फुल अटेंशन हियर। एक पॉइंट और बोला, इट माइटोसिस ऑल्सो अकर्स, माइटोसिस ऑल्सो अकर्स in gonad cells, in gonad cells to multiply undifferentiated reproductive cells, undifferentiated reproductive cells। आइए समझते हैं, थोड़ा सुनिएगा। यहां पर मैंने क्या बोला, यहां पर गोनेड, गोनेड्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो है नाम है। गोनेड्स एनिमल में, मेल में गोनेड को हम टेस्टिस बोलते हैं, और फीमेल में जो गोनेड है उसको ओवरी बोलते हैं। टेस्टिस में होता है मेनी मोर अनडिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव सेल या जर्म सेल, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोसाइट या स्पर्म मदर सेल, स्पर्म मदर सेल, स्पर्म मदर सेल, ठीक है। और ओवरी में होता है oocyte या ओवम मदर सेल, ओवम मदर सेल्स। नीड योर अटेंशन, ये तो वैसे बेसिकली जो है लास्ट में मियोसिस करेंगे, बट बोथ इन अनडिफरेंशिएटेड कंडीशन दे परफॉर्म माइटोसिस, दे परफॉर्म माइटोसिस टू इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स, to increase number of cell। स्पर्म मदर सेल मियोसिस करेगा तो स्पर्म सेल बनेगा जो कि गैमेट है। ओवम मदर सेल मियोसिस करेगा तो ओवम या एग सेल बनेगा जो कि गैमेट है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। स्पर्म मदर सेल टेस्टिस में अपना नंबर इंक्रीज करने के लिए माइटोसिस करेगा, ओवम मदर सेल अपना नंबर इंक्रीज करने के लिए ओवरी में माइटोसिस करेगा। तो अनडिफरेंशिएटेड स्पर्म मदर सेल एंड ओवम मदर सेल को हम गोनेड सेल्स भी नाम देते हैं। माइटोसिस एनिमल के लैंग्वेज में यहां पर भी होगा, ठीक है। तो माइटोसिस एनिमल में बेसिकली डिप्लॉइड सेल्स में होता है। कुछ सोशल इंसेक्ट है जिसमें हैप्लॉइड सेल भी माइटोसिस करता है। एनिमल में माइटोसिस जाइगोट करता है ड्यूरिंग एम्ब्रियो फॉर्मेशन। लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में एनिमल में माइटोसिस लोकलाइज्ड हो जाता है। कुछ स्पेशल सेल्स ही माइटोसिस करते हैं, जिसमें बोन मैरो के सेल, बोन मैरो के सेल जो ब्लड सेल्स बनाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एक्सेट्रा रिप्लेस होता रहता है, उसके लिए बोन मैरो सेल जो है माइटोसिस करेंगे। एंड स्टेम सेल्स में होता है माइटोसिस। नीड योर फुल अटेंशन, ठीक है। माइटोसिस एनिमल सेल में, गोनेड्स में भी होगा, बट गोनेड्स में माइटोसिस जर्म सेल, अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स को मल्टीप्लाई करवाने के लिए होगा। जर्म सेल से गैमेट बनाने के लिए मियोसिस होता है, नॉट माइटोसिस। और अकरेंस में प्लांट के लैंग्वेज में तो प्लांट का हर एक पार्ट जो है माइटोसिस करेगा ही करेगा। और जो है विगरस या एक्टिव माइटोसिस प्लांट में मेरिस्टेमेटिक सेल्स परफॉर्म करते हैं। वो मेरिस्टेमेटिक सेल जिनकी वजह से हाइट इंक्रीज हो रहा है, लेंथ इंक्रीज हो रहा है, उनको प्राइमरी मेरिस्टेम बोला। और वो मेरिस्टेमेटिक सेल जिनकी वजह से गर्थ इंक्रीज हो रहा है, उनको हमने जो है सेकेंडरी मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम भी नाम देते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम को लैटरल मेरिस्टेम भी नाम देते हैं। माइटोसिस करेंगे तो अकरेंस की बात हो गई, डिफिनेशन की बात हो गई। स्ट्रासबर्गर काफी समय से बड़े फेमस साइंटिस्ट है, अभी भी चले आ रहे, 3-4 बार ऑलरेडी स्ट्रासबर्गर का नाम ले चुका हूं। 1875 में स्ट्रासबर्गर ने माइटोसिस डिस्कवर किया प्लांट सेल में। बावेरी एंड वाल्टर फ्लेमिंग, बावेरी एंड वाल्टर फ्लेमिंग ने एनिमल सेल में माइटोसिस डिस्कवर किया 1879 में। 1882 में फ्लेमिंग वाज द साइंटिस्ट जिसने टर्म माइटोसिस दिया। डिस्कवरी की बात कर लेते हैं, माइटोसिस की स्टोरी को आगे ले चलते हैं, डिस्कवरी की बात करते हैं। सो स्ट्रासबर्गर 1875 discovered mitosis in plant cell। बावेरी या बोवेरी जो भी प्रोनाउंसिएट करना चाहे कर सकते हैं। एंड वाल्टर फ्लेमिंग, वाल्टर या वाल्थर THER भी आता है, वाल्टर फ्लेमिंग 1879 में डिस्कवर्ड
डिस्कवर्ड माइटोसिस इन एनिमल सेल, इन एनिमल सेल। ठीक है, थोड़ा सा सुनिएगा। टर्म माइटोसिस, टर्म माइटोसिस गिवन बाय फ्लेमिंग, टर्म माइटोसिस गिवन बाय फ्लेमिंग इन 1882। डिफिनीशन में हमने सोमैटिक सेल डिवीजन बोला, इक्वेशनल डिवीजन बोला, क्वांटिटेटिवली क्वालिटेटिवली नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल के पास सेम जाएगा। फिर हमने अकरेंस की बात किया और हमने डिस्कवरी की बात कर लिया माइटोसिस से रिलेटेड। बात तो बताइए, बात पकड़ में आया? सारी बातें हो गई। माइटोसिस करने वाले सेल को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? माइटोसाइट। माइटोसिस करने वाले सेल को हम क्या बोलते हैं? माइटोसाइट। ठीक है, बात करते हैं स्टेप्स ऑफ माइटोसिस। अब यहां पर सीधे सीधे बातें होंगी, माइटोसिस कैसे होगा। आइए थोड़ा मेंटली इधर आ जाइए। मैंने बोला यहां पर माइटोसिस, माइटोसिस कंप्लीटेड इन 2 मेन स्टेजेस, माइटोसिस कंप्लीटेड इन 2 मेन स्टेजेस। वेल, एक पॉइंट इसके पहले मेंशन कर लेता हूं। माइटोसिस, माइटोसिस इट रिप्रेजेंट इन डायरेक्ट सेल डिवीजन, indirect cell division as nucleus division and cytoplasm division undergo through many different processes। ठीक है, हम माइटोसिस को इनडायरेक्ट सेल डिवीजन भी नाम देते हैं। अमाइटोसिस डायरेक्ट सेल डिवीजन है। वेल, इट कंप्लीट्स इन 2 मेन स्टेजेस। थोड़ा सुनिएगा, माइटोसिस 2 मेन स्टेज में कंप्लीट होगा। एक है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। ये पहले भी मेंशन कर चुके हैं, अब बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे। तो सुनिएगा, यहां पर कैरियन ग्रीक वर्ड है, मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, एंड जो है काइनेसिस मींस मूवमेंट होता है। ठीक है, काइनेसिस मींस मूवमेंट। इट इज डिवीजन ऑफ मदर न्यूक्लियस इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस का डिवीजन बिना पॉज के कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कंटिन्यूअस, एक के बाद एक स्टेप्स आते रहते हैं सीक्वेंस में। बट फॉर कन्वीनियंस हम न्यूक्लियस के डिवीजन को 4 सब स्टेप्स में, 4 फेज में कंप्लीट करेंगे। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है, तो सुनिएगा, दो कैरियोकाइनेसिस is continuous process, but for convenience it is divided into 4 steps। ठीक है, प्रोफेज, then metaphase, then anaphase, then telophase। साइटोकाइनेसिस में साइटो का मतलब सेल या साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटो का मतलब हम सेल लेते हैं, तो यहां पर साइटोस का मतलब हमने सेल लिया, और अगेन काइनेसिस का मतलब हो गया मूवमेंट। काइनेसिस का मतलब मूवमेंट। नीड योर अटेंशन here mother cell divided into 2 daughter cells। एक एक करके जो है सारे स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। कैरियोकाइनेसिस पहले स्टार्ट करते हैं, फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में अलग मेथड से होगा, एनिमल सेल में अलग मेथड से होगा। यहां पर मेंशन करके ज्यादा बोर नहीं करेंगे हम आपको। ठीक है, इरेज करके स्टार्ट करते हैं माइटोसिस और मियोसिस। तो आइएगा, स्टार्ट करता हूं मैं। पहला स्टेप ऑफ माइटोसिस, कैरियोकाइनेसिस।
it represents division of nucleus. Nucleus division is indirect. Division of nucleus is indirect. ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है आपको माइटोसिस में मैं और ज्यादा क्लियर कर दूंगा. न्यूक्लियर डिवीजन अंडरगोज थ्रू मेनी प्रोसेस. पर सुनिएगा, और यहां पर कैरियोकाइनेसिस कंप्लीटेड इन 4 स्टेप्स. आइए समझते हैं, बात आगे ले चलते हैं. ये सारी बातें तो मैं पहले भी कर चुका हूं. पहला मैंने लिया प्रोफेज, फर्स्ट फेज. ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस. प्रोफेज रिप्रेजेंट्स फर्स्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस. फर्स्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस. आइए मेंटली आइए, देखिए, यहां देखिए, सुनिए, मुझे सुनिए. 3 स्टेप्स में प्रोफेज 3 पार्ट में डिवाइड किया, अर्ली, मिड एंड लेट प्रोफेज. पर सुनिएगा, it is divided into 3 parts. ठीक है, पहला लिया मैंने अर्ली प्रोफेज, दूसरा लिया मैंने मिड प्रोफेज, तीसरा लिया मैंने लेट प्रोफेज. 1 by 1 थ्रूआउट प्रोफेज क्या क्या न्यूक्लियस और सेल में जो है प्रोसेस होने वाले हैं, किन किन चीजों के थ्रू न्यूक्लियस जो है प्रोफेज में अपने आप को आगे के डिवीजन के लिए रेडी करेगा. बात करते हैं, इरेज करके इसको ले चलते हैं बात को आगे. थोड़ा सुनिएगा, यहां पर मैंने मेंशन किया बिफोर प्रोफेज. आइए समझते हैं, शुरू से समझते हैं, शुरू से शुरुआत करते हैं स्टोरी को. बिफोर प्रोफेज मदर सेल कहां पर रहेगा बताइए, कौन से स्टेज में? इज प्रेजेंट इन इंटरफेज. बिफोर प्रोफेज मदर सेल इज प्रेजेंट इन इंटरफेज कंप्लीटेड विथ G1, S एंड G2 फेजेस. यहां से चालू करते हैं. मदर सेल जो है प्रोफेज से में इंटर करने से पहले इन जो है इंटरफेज के सारे स्टेप्स कंप्लीट कर चुका है. तो ये लिया मैंने मदर सेल. आइए समझते हैं प्लीज. ये है मदर सेल में ये है न्यूक्लियस, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स वगैरह, यहां पर जो है गोल्जी बॉडी सब ले लिया. न्यूक्लियस के पास रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल रहेंगे. ये एक सेंट्रियोल मैंने रिप्रेजेंट किया, और यहीं पर ये दूसरा सेंट्रियोल, रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल. न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन या क्रोमोजोम, बेटर टू से क्रोमोजोम, 2 सिमिलर क्रोमैटिन थ्रेड अटैच्ड एट सेंट्रोमियर पॉइंट एक्सटेंडेड फॉर्म में रहेंगे. सो हर एक क्रोमोजोम टैंगल्ड हैं, हर एक क्रोमोजोम 2 क्रोमैटिन के फॉर्म में हैं, टैंगल्ड हैं, क्रॉस लिंक्ड हैं. ये है G1, S और G2 के बाद प्रोफेज में इंटर करने से पहले का स्टेज. ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया. सो यहां पर है क्रोमोजोम्स विथ रेप्लिकेटेड क्रोमैटिन्स. आइए समझते हैं प्लीज. ई है मदर सेल. ई कहां है बताइए तो सही. मदर सेल कौन? अच्छा, मदर सेल का कंडीशन तो बताइए. नंबर ऑफ क्रोमोजोम और अमाउंट ऑफ डीएनए को लेकर क्या है? 2n4c. ठीक है, ये यहां पर है रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल्स. समझते हैं प्लीज, अच्छे से यहां पर समझिएगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा. नेटवर्क ऑफ क्रोमैटिन रेटिकुलम है, और इस क्रोमैटिन 2 आइडेंटिकल जो है थ्रेड से बने हुए हैं. आते हैं, स्टार्ट करता हूं अब मैं
प्रोफेज में इंटर किया, सेल ने प्रोफेज में इंटर किया। सो मैंने बोला ड्यूरिंग अर्ली प्रोफेज, ड्यूरिंग, आइए समझते हैं, ड्यूरिंग अर्ली प्रोफेज, ड्यूरिंग अर्ली प्रोफेज टैंगल्ड क्रोमैटिन नेटवर्क, टैंगल्ड क्रोमैटिन नेटवर्क, क्रोमैटिन नेटवर्क ओपन, टैंगल्ड क्रोमैटिन नेटवर्क ओपन या गेट अनटैंगल्ड ड्यू टू कंडेंसेशन, ड्यू टू कंडेंसेशन। थोड़ा सुनिएगा, अर्ली प्रोफेज में क्रोमैटिन के जो एंड्स होंगे टेलोमियर, ओवरलैपिंग की वजह से द एंड ऑफ क्रोमैटिन दैट इज टेलोमियर नॉट विजिबल ड्यूरिंग अर्ली प्रोफेज। जो क्रोमैटिन रेटिकुलम है इट गिव्स वुलन बॉल लाइक अपीयरेंस, स्टेज वेयर क्रोमैटिन नेटवर्क्स गिविंग अपीयरेंस ऑफ वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर, जहां पर ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ क्रोमैटिन थ्रेड्स टेलोमियर ऑफ द क्रोमैटिन नॉट विजिबल है, उसको हम बोलते हैं स्पाइरीमी स्टेज। समझते हैं, सब समझते हैं मैंने क्या बोला यहां पर। इन दिस फेज या इन दिस स्टेज टेलोमियर्स ऑफ chromatins are not visible, chromatins are not visible due to overlapping, due to overlapping chromatin network या रेटिकुलम गिविंग अपीयरेंस ऑफ यार्न लाइक यार्न, YARN मतलब वूल या यार्न सेम होता है। मेंशन करते हैं इरेज करके इसको, आइएगा थोड़ा यहां पर। इन अर्ली प्रोफेज, इन अर्ली प्रोफेज क्रोमैटिन नेटवर्क गिव वूलन बॉल या बॉल ऑफ वूल या बॉल ऑफ यार्न like appearance called spireme stage, called spireme stage। स्पाइरीमी स्टेज एक ऐसा स्टेज है जहां पर क्रोमोसोम थोड़ा कंडेंस हुए बट जो है एक वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर के जैसा अपीयर हो रहे हैं, जहां पर क्रोमोसोम या क्रोमैटिन के एंड्स टेलोमियर विजिबल नहीं है। समझते हैं। सो ये है एक सेल का है ये एक न्यूक्लियस, ठीक है। आई नीड योर फुल अटेंशन। क्रोमैटिन थोड़ा थोड़ा जो है कंडेंस हो गए हैं, क्रोमैटिन थोड़ा थोड़ा कंडेंस हो गए, अनटेंगल हो रहे हैं बट कंप्लीट कंडेंसेशन नहीं हुआ है। यहां पर एक वुलन बॉल लाइक अपीयरेंस आ रहा है। इस वुलन बॉल लाइक अपीयरेंस में दो टेलोमियर है, एंड्स ऑफ क्रोमैटिन दे आर प्रेजेंट इनवर्ड जो है, जिसकी वजह से एक वुलन बॉल जैसा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट हो रहा है। सो यहां पर इसी को हमने बोला स्पाइरीमी स्टेज। telomeres are hidden, not visible, not visible। तो ये पहला हुआ। a little bit condensation of क्रॉस लिंक्ड नेटवर्क ऑफ क्रोमैटिन हुआ बट जो है पूरा भी कंटिन्यूस होता रहेगा। एक ऐसा स्टेज आया जहां पर ड्यू टू कंडेंसेशन, ड्यू टू अनटैंगलिंग स्पाइरीमी स्टेज आ गया है इन द अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में जो रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल है इन द एनिमल सेल, इन द एनिमल सेल रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल। समझते हैं प्लीज। सो यहां पर इन अर्ली प्रोफेज बातें सब रखेंगे, सब समझाएंगे, कनेक्ट करेंगे। इन अर्ली प्रोफेज एनिमल सेल बिकम्स राउंड, ठीक है, एंड replicated centrioles start shifting towards
अपोजिट पोल्स। रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल में ईच सेंट्रियोल से फाइन स्मॉल। रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल में जो दोनों सेंट्रियोल है डिप्लोसोम के फॉर्म में, सेंट्रियोल डिप्लोसोम के फॉर्म में होता है। डिप्लोसोम पेयर ऑफ सेंट्रियोल के अराउंड जो पार्ट ऑफ सेंट्रियोल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोस्फीयर या काइनोप्लाज्म, या एक और नाम देते हैं पेरिसेंट्रियोलर सैटेलाइट। पेरिसेंट्रियोलर सैटेलाइट से माइन्यूट स्मॉल माइक्रोट्यूब्यूल के फाइबर्स का डेवलपमेंट होगा दैट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल टुवर्ड्स अपोजिट पोल। इनको हम बोलते हैं एस्ट्रल रेज। बताएंगे, समझाएंगे, इरेज करते हैं, लिखते हैं, थोड़ा समझते हैं। मैंने क्या बोला नेक्स्ट यहां पर, in early prophase from pericentriolar satellite, इसको कहीं कहीं पर पेरिसेंट्रियोलर क्लाउड भी बोलते हैं, माइन्यूट स्मॉल माइक्रोट्यूब्यूल फाइबर्स develop around each diplosome, each pair of centriole, जिसको डिप्लोसोम बोलते हैं, ठीक है, called astral rays। समझते हैं, अच्छे से समझेंगे, फिर समझिएगा। ई है एक सेल, एनिमल सेल में ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास देयर इज रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल। न्यूक्लियस के पास परपेंडिकुलर दो सेंट्रियोल पेयर में प्रेजेंट होते हैं जिनको हम डिप्लोसोम नाम देते हैं, ठीक है। पेयर ऑफ सेंट्रियोल को रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल है। इसके अराउंड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म को हम पेरिसेंट्रियोलर सैटेलाइट बोलते हैं या काइनोप्लाज्म बोलते हैं। पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म रिच इन अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन। तो सुनिएगा, इस दोनों सेंट्रियोल के अराउंड फाइन स्मॉल माइक्रोट्यूब्यूल्स के फाइबर का फॉर्मेशन होता है। इस फाइन स्मॉल माइक्रोट्यूब्यूल्स के फाइबर को हम एस्ट्रल रेज बोलते हैं। सो दिस रिप्रेजेंट एस्ट्रल रेज। समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। एस्ट्रल रेज ऑल अराउंड माइक्रोट्यूब्यूल के माइन्यूट स्मॉल फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। थोड़ा समझिएगा। एस्ट्रल रेज टुगेदर विथ सेंट्रियोल गिविंग स्टार लाइक अपीयरेंस, इसलिए एस्ट्रल रेज विथ सेंट्रियोल को हम बोलते हैं एस्टर स्टार लाइक जो है स्ट्रक्चर। थोड़ा समझेंगे। एस्ट्रल रेज विथ सेंट्रियोल्स give star like structure, star like appearance, star like structure या star like appearance। thus need your attention, astral rays together with centrioles called एस्टर का मतलब ही होता है स्टार लाइक। अर्ली प्रोफेज में क्या होगा, ये जो है सेंट्रियोल एक पोल की तरफ जाएगा, ये वाला सेंट्रियोल दूसरे पोल की तरफ माइग्रेट होना चालू कर देगा। अपोजिट पोल की तरफ इनका माइग्रेशन होगा ड्यू टू इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एस्ट्रल रेज। दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे से दूर चलते जाएंगे। they keep on moving towards opposite pole। so मैंने बोला due to increase in length of astral rays, replicated centrioles move away। नीड योर अटेंशन, एस्ट्रल रेज का एक काम है सेंट्रियोल को दूर जो है रिपेल करना, दूर भेजना, और जो है एस्ट्रल रेज सेंट्रियोल को पोल्स पर फिक्स भी करता है, मेंटेन भी करता है। इसको मैं मेटाफेज और एनाफेज में जस्टिफाई करूंगा। फंक्शन मेंशन करते हैं यहां पर, ठीक है। एक और फंक्शन मेंशन कर लेते हैं। एस्ट्रल रेज फिक्स
establish fix or maintain, establish fix or maintain position of centrioles, पोजीशन ऑफ सेंट्रियोल्स एट पोल्स। दो काम है, एक तो जो है रिपल्सन करेगा, जो है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रल रेज, दोनों सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ जाएंगे और पोल पर पहुंच जाएंगे तो एस्ट्रल रेज, कौन समझा, एस्ट्रल रेज सेंट्रियोल नहीं बनाता, एस्ट्रल रेज पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट बनाएगा। ठीक है, बात समझा। ये था अर्ली प्रोफेज। बात ले चलते मिड प्रोफेज की। सुनिएगा थोड़ा, मैंने क्या बोला यहां पर, during mid prophase, during mid prophase viscosity of cytoplasm increases, viscosity of cytoplasm, density of cytoplasm, viscosity of cytoplasm increases and cytoplasm becomes pale in color, येलो इन कलर या पेल इन कलर कन्वर्ट हो जाएगा। नीड योर अटेंशन यहां पर, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा स्टार्ट डिसअपियरिंग, थोड़ा और समझिएगा मैंने क्या बोला, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम्स, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम्स या जो क्रोमैटिन थ्रेड्स हैं, क्रोमैटिन फिलामेंट्स कंटिन्यूड। और एक पॉइंट यहां पर लिख सकता हूं, माइग्रेशन ऑफ replicated centrioles continued। ये कुछ करेक्टर रहे मिड प्रोफेज के। बात कर लेते हैं लेट प्रोफेज। इन लेट प्रोफेज, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लेट प्रोफेज समझिएगा प्लीज, इन लेट प्रोफेज माइग्रेशन या शिफ्टिंग, माइग्रेशन ऑफ centrioles towards opposite poles completed, towards opposite pole completed। सुनिए तो सही, यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन broken into small vesicles। इस लाइन को हम ऐसे भी बोलते हैं, न्यूक्लियस डिसअपियर। ठीक है, और न्यूक्लियोलस जो आरएनए और प्रोटीन रिच होता है, न्यूक्लियोलस डिसइंटीग्रेटेड, न्यूक्लियोलस गेट डिजेनरेटेड। अपोजिट पोल से सेंट्रियोल जो अपोजिट पोल पर हैं, उनसे अब लार्ज स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। मेंशन करके बात आगे बढ़ा रहे हैं। तो आइए देखते हैं मैंने क्या क्या बोला। ड्यूरिंग लेट प्रोफेज, नीड योर फुल अटेंशन। ये है सेल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजेनरेट हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट इज ब्रोकन इनटू स्मॉल वेसिकल, जिसको हम डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। न्यूक्लियोलस डिजेनरेट हो जाएगा। ठीक है, एंड ड्यूरिंग लेट प्रोफेज क्रोमोजोम अपीयर्ड थिकेस्ट, नॉट कंप्लीटली थिकेस्ट या एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम हमें अर्ली मेटाफेज में मिलेगा, बट यहां पर क्रोमोजोम्स जो दो क्रोमैटिड के बने हैं, ड्यू टू कंटिन्यूअस कंडेंसेशन दे अपीयर थिकेस्ट। क्रोमैटिड्स के फॉर्म में आ जाएंगे। दे हैव काइनेटोकोर, ईच क्रोमोजोम हैज 2 काइनेटोकोर्स। ठीक है, कंप्लीट मूवमेंट ऑफ इस पे जो है रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल, कंप्लीट मूवमेंट ऑफ रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल टुवर्ड्स अपोजिट पोल हो जाएगा। यहां पर स्मॉल माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑल अराउंड द सेंट्रियोल कॉल्ड
एस्ट्रल रेज। नाउ लेट प्रोफेज में लार्ज माइक्रोट्यूब्यूल जो टूवर्ड्स सेंटर ग्रो होंगे उनका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, लार्ज माइक्रोट्यूब्यूल 4 to 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक स्पिंडल फाइबर बना होता है। मेंशन करते हैं ये स्टेज आ गया। नाउ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी थे वो सब डिसअपीयर हो जाएंगे। नीड योर अटेंशन, लेट प्रोफेज, सुनो, लेट प्रोफेज इज द स्टेज वेयर ड्यू टू डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियस, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस देयर इज नो डिस्टिंग्विश बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। और सुनिएगा, सो यहां पर एट द एंड ऑफ प्रोफेज there is no differentiation between cytoplasm and nucleoplasm, at this stage, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखने वाला हूं, at this stage chromosomes appear short and thick, मैं शॉर्टेस्ट एंड थिकेस्ट नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट एंड थिक कॉमा randomly distributed in the cytoplasm, ठीक है। सो ये यहां पर हो गए छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल के फाइबर जिनको हमने एस्ट्रल रेज बोला अराउंड द सेंट्रियोल, और ये लार्ज माइक्रोट्यूब्यूल फाइबर जिनको हमने स्पिंडल फाइबर नाम दिया। दीज आर स्पिंडल फाइबर्स। एक स्पिंडल फाइबर जो है, वन स्पिंडल फाइबर मेड अप ऑफ 4 to 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स। अ सिंगल, थोड़ा सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, अ सिंगल स्पिंडल फाइबर is narrow at poles and thick या broad in center, इसलिए हम इसको स्पिंडल बोलते हैं। and made up of 4 to 20 microtubules, 4 to 20 microtubules। सो साइटोप्लाज्म विस्कस या थिक नेचर का, कोलाइडल नेचर का हो गया है, जो है ड्यू टू विस्कोसिटी, इंक्रीज्ड विस्कोसिटी ऑफ द साइटोप्लाज्म। सेल ऑर्गेनेल्स अब अपीयर नहीं होंगे, डिसअपीयर हो गए हैं, नॉट विजिबल है। क्रोमोसोम्स जो है ड्यू टू डीजनरेशन, ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम फ्रीली लाई इन द साइटोप्लाज्म, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, कंप्लीट माइग्रेशन ऑफ सेंट्रियोल अपोजिट पोल पर हो गया है, और सेंट्रियोल से देयर इज डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रियोल, पोल से नॉट सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो स्पिंडल फाइबर ना तो बनाता है ना तो एस्ट्रल रेज बनाता है, ये स्पिंडल फाइबर एमटीओसी, मैस्यूल आपने सुना था, मैस्यूल या एमटीओसी माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर स्पिंडल फाइबर बनाता है। लिख सकते हैं ये स्पिंडल फाइबर फॉर्म्ड बाय सेंट्रोस्फीयर, मोर स्पेसिफिक माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, थोड़ा इसको एमटीजी भी बोलते हैं। सेंट्रोस्फीयर इट इज रिच इन अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन, तो हमने इसको नाम दिया जो है सेंट्रोस्फीयर। सेंट्रियोल क्रेडिट नहीं ले जाएगा स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन का। तो दिस वाज ऑल अबाउट, थोड़ा सुनिए तो सही, एनिमल सेल में एक एस्टर एक पोल पर है, दूसरा एस्टर दूसरे पोल पर है। प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एनिमल सेल में जो माइटोसिस होता है वो एम्फी एस्ट्रल टाइप का होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ टू एस्टर एट अपोजिट पोल। प्लांट सेल में देयर इज नो एस्टर फॉर्मेशन ड्यू टू एब्सेंट ऑफ सेंट्रियोल, इसलिए एनेस्ट्रल या असेंट्रिक टाइप ऑफ माइटोसिस होता है। फिनिश करते हैं, थोड़ा समझते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, यहां पर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट। एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट, यहां पर सेंट्रियोल्स एब्सेंट।
एनिमल सेल में 2 esters are present at poles. Thus, in animal there is amphiestral type mitosis या सेंट्रिक माइटोसिस, सेंट्रिक टाइप माइटोसिस। यहां पर प्लांट सेल में देयर इज नो एस्ट्रल रेज, देयर इज नो एस्ट्रल रेज फॉर्मेशन, देयर इज नो एस्टर, thus mitosis is anestral type या असेंट्रिक टाइप। बताओ तो सही प्लीज यहां पर क्या डिफरेंस है एस्ट्रल रेज और स्पिंडल फाइबर में। एस्ट्रल रेज माइन्यूट फाइन माइक्रोट्यूब्यूल के फाइबर हैं जो ऑल अराउंड सेंट्रियोल होते हैं, और ये जो है सेंट्रियोल को अपोजिट पोल पर होल्ड करके रखेंगे, प्लस सेंट्रियोल के इनिशियल मूवमेंट टुवर्ड्स अपोजिट पोल मेंटेन करेंगे। और जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं दे आर बिट थिक, दे आर मेड अप ऑफ बंच ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स 4 to 20, और स्पिंडल फाइबर हमेशा पोल से सेंटर की तरफ टुवर्ड्स क्रोमोजोम डेवलप होते हैं। हम मेटाफेज में एस्टर और स्पिंडल फाइबर दोनों को कलेक्टिवली माइटोटिक स्पिंडल apparatus भी नाम देंगे, तो समझते हैं। ये है यहां पर एनिमल सेल, अपोजिट पोल पर है रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल, इसके ऑल अराउंड एस्टर्स हैं, एस्ट्रल रेज, इसके ऑल अराउंड एस्ट्रल रेज है। क्रोमोजोम्स यहां वहां जहां तहां डिस्ट्रीब्यूटेड है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म थिक और विस्कस हो गया है। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो चुका है। अपोजिट पोल से जो है स्पिंडल फाइबर हमेशा पोल से सेंटर की तरफ ग्रो होते हैं। इनका पॉलीमराइजेशन जो है चालू हो चुका है। तो ये है जो है एस्टर यहां पर है, एस्टर यहां पर। व्हाट इज एस्टर? सेंट्रियोल प्लस एस्ट्रल रेज। ये प्लांट सेल है। क्रोमोजोम यहां वहां जहां तहां कहां कहां जो है स्कैटर्ड है। यहां पर समथिंग रिच इन अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन जो एक्ट करेगा एमटीओसी के जैसा, वो बनाएगा केवल स्पिंडल फाइबर। देयर इज नो एस्टर्स, देयर इज नो एस्टर। सो एमटीओसी डायरेक्ट नाम दे रहे हैं, रिच इन अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन्स। ठीक है, देयर इज नो एस्टर, नो एस्ट्रल रेज, इसलिए इसको असेंट्रिक टाइप बोला। ठीक है, तो प्रोफेज में आया। प्रोफेज में थोड़ा बताओ, प्रोफेज में क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम और अमाउंट ऑफ डीएनए के साथ कुछ छेड़खानी हुआ, कुछ प्लस माइनस हुआ? नहीं। तो लेट इट बी अर्ली, मिड या लेट प्रोफेज या इन जनरल प्रोफेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन 2n, अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन 2c। ठीक है, मेंशन करते हैं एट द एंड ऑफ प्रोफेज, या बेटर टू से इन प्रोफेज। एट द एंड ऑफ प्रोफेज या इन प्रोफेज जो है 2n4c कंडीशन होगा। वो कौन सा स्टेज है जहां पर न्यूक्लियस और न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में कोई डिफरेंस नहीं? एंड ऑफ प्रोफेज। वो कौन सा स्टेज है जहां पर क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म डायरेक्टली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एट द एंड ऑफ प्रोफेज। बात समझा? तो ये था पूरा स्टोरी ऑफ प्रोफेज। कंप्लीट किया। प्रोफेज स्टार्ट हुआ कंडेंसेशन या श्रिंकिंग ऑफ इलोंगेटेड क्रोमैटिन्स। अनटैंगलिंग हुआ। एक ऐसा स्टेज आया जहां पर क्रोमोसोम्स ओवरलैप हैं, जो है एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, बट स्टिल क्रोमोसोम्स या क्रोमैटिन के टेलोमियर नहीं दिख रहे हैं। उसको स्पाइरमी स्टेज, वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर बोला। ऑल द सेल ऑर्गेनेल स्टार्ट डिसअपीयरिंग, विस्कोसिटी इंक्रीज हुआ। एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल के अराउंड होना चालू हुआ, जिसकी वजह से सेंट्रियोल अपोजिट पोल पर मूवमेंट चालू कर दिया। एंड ऑफ प्रोफेज
phase characterized by breaking of nuclear membrane या disappearance of nucleus, disintegration of nucleolus. There is no difference between nucleoplasm and cytoplasm. Complete migration of the centroid towards opposite pole and spindle fiber formation चालू हो गया। अब स्टार्ट करेंगे मेटाफेज नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में कोई भी पॉइंट जो ना समझ में आया हो बताइएगा, हमें पूछिएगा हमसे। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।